हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे एंड हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन में इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो फार्मा इंडस्ट्री में कौन कौन सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन है। तो पहली चीज़ है कि फार्मा इंडस्ट्री में कुछ की स्टार्टिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिससे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट से एपीआईज बनते हैं और एपीआई से फॉर्मुलेशंस बनती हैं। तो इस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग इंटरमीडिएट सप्लायर्स और जो एपीआई सप्लायर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग आएंगे फॉर्मुलेटर्स की तरफ, और फॉर्मुलेटर्स में हम क्या करेंगे कि जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंपनीज हैं उनका एनालिसिस करेंगे एंड साथ साथ जो एक्सपोर्ट फोकस फॉर्मुलेशन कंपनीज हैं। तो एक्सपोर्ट फोकस में क्या होता है, जैसे अगर हम सन फार्मा का एग्जांपल लेंगे तो सन फार्मा का एक डोमेस्टिक बिजनेस है जो इंडिया पे फोकस्ड है। फिर एक एक्सपोर्ट फोकस्ड बिजनेस है सन फार्मा का विच इज़ मोस्टली इनटू द डेवलप्ड मार्केट्स एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो डेवलपिंग वर्ल्ड को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे, डेवलप्ड मार्केट्स को यूरोप, जापान एंड यूएस कहेंगे। तो हम इस पूरे बिजनेस का डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर हम लोग आएंगे कि वैल्यू चेन के अंदर हम लोग कुछ प्लेयर्स पे आएंगे जो CDMO बिजनेसेस है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो कंपनीज हैं। तो हम लोग जो CDMO कंपनीज एंड क्रैम्स कंपनीज हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, जो डिफरेंट इनोवेटर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके बाद हम आके क्या करेंगे कि कुछ न्यू फार्मा कंपनीज आई है इंडिया में जो इनोवेटर ड्रग्स बना रही है। इनोवेटर ड्रग्स क्या होते हैं कि these companies are doing R&D on molecules and discovering new chemical entities। चाहे वो ऑर्चिड फार्मा हो, चाहे वो वॉकहार्ट हो, चाहे वो स्पार्क हो, चाहे वो सुवेन लाइफ साइंसेज हो, हम इस बिजनेस मॉडल का भी एक बारी डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली एक रिसेंटली लाइफ साइंसेज के अंदर एक IT बेस्ड कंपनी लिस्ट हुई है बाय द नेम ऑफ इंडीजीन, हम लोग उसका भी डिस्कशन करेंगे कि इस फार्मा की पूरी वैल्यू चेन में इस टाइम पे चल क्या रहा है। Hopefully you love this analysis, and just before starting the analysis, make sure that you've subscribed to the channel and just drop a hell yes in the comments if you're excited for it. With this, let's start with the first part of the value chain कि intermediate API manufacturers में अभी क्या चल रहा है। पहले तो हम वैल्यू चेन देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की वैल्यू चेन कैसे दिखती है। बिकॉज सी एनी इन्वेस्टर इन द फार्मा सेक्टर और एनी वन हु स्टडीइंग दिस सेक्टर मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू चेन एंड हाउ टू एनालाइज इट। तो यहाँ पे मैं आपके साथ वैल्यू चेन का एनालिसिस करता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे वैल्यू चेन दिखेगी। तो फार्मा सेक्टर में देर आर कंपनीज, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, बट यहाँ पे मैं आपके साथ बेटर नेम कर पाऊंगा। देर आर कंपनीज विच आर इनटू इंटरमीडिएट्स, there are companies which are into APIs, there are companies which are into formulations, there are companies which are into CDMO, there are companies which are into new chemical entities, there are companies which are into domestic pharma। तो इसको समझना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एक वॉकहार्ट क्या कर रहा है और एक न्यूलैंड लैब्स क्या कर रहा है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स क्या कर रहा है और एक डीवीज लेबोरेटरीज क्या कर रहा है, दोनों के बिजनेसेस में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। देखने को दोनों फार्मास्यूटिकल है, पर दोनों की जो बिजनेस की इकोनॉमिक्स है वो वास्टली डिफरेंट है, और दोनों के जो बिजनेस आउटकम्स है वो भी काफी वास्टली डिफरेंट हो सकते हैं। तो इंटरमीडिएट्स में, माने जो फार्मा में एपीआई होता है, एपीआई को हम चूरन भी कहते हैं। एपीआई इज अ एक्टिव सॉल्ट विच वर्क्स इन द मेडिसिन। जैसा हमने इंट्रो में देखा आइबुप्रोफिन, राइट। अगर आप किसी केमिस्ट पे जाके कहते हैं कि आइबुप्रोफिन देना, एंड अगर आप किसी केमिस्ट पे जाके बोलते हैं क्रोसिन देना, तो जब आप क्रोसिन मांग रहे हैं तो आप क्या मांग रहे हैं, एक ब्रांडेड दवाई। यू आर आस्किंग फॉर अ ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन। तो वहां पे हमारा क्या आता है, डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल। तो इंडियन डोमेस्टिक फार्मा, यूड लाइक टू नो कि काफी आज भी 85 to 90% ब्रांडेड जेनेरिक्स पे चलता है, कि आज भी हम लोग ब्रांड के नाम से मेडिसिन मांगते हैं। चाहे वो JB केमिकल्स के ब्रांड हो, चाहे वो एरिस लाइफ साइंसेस के ब्रांड हो, चाहे वो मैनकाइंड फार्मा के ब्रांड्स हो, चाहे वो MNCs लाइक एबट के ब्रांड्स हो, एस्ट्राजेनेका के ब्रांड्स हो, चाहे वो GSK हेल्थ केयर के ब्रांड्स हो, चाहे वो सनोफी के ब्रांड्स हो, चाहे वो जाइडस के ब्रांड्स हो। तो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इज इक्विवेलेंट टू FMCG टाइप इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप यहाँ पे ब्रांड की कमाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यू आर अर्निंग हियर एज अ ब्रांड प्रीमियम। सो दैट इज द डोमेस्टिक फार्मा, कि हमारे देश में जो दवाई बिकती है, जो केमिस्ट बेच रहा है ब्रांड के नाम से, उसको हम डोमेस्टिक फार्मा कहते हैं। यहाँ पे RPG लाइफ साइंसेस का भी एक बिजनेस आता है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक फार्मा। सिमिलरली जब हम APIs की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, स्पेशलिटी APIs आते हैं और जेनेरिक APIs आते हैं।
तो जेनेरिक एपीआई बनाने वाली अगर कोई कंपनी आइबुप्रोफेन बना रही है तो सोलारा हो गई, एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इप्का लैब के बहुत सारे ड्रग्स हो गए, राइट. सो दीज आर कंपनीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग जेनेरिक एपीआईज, राइट. तो जेनेरिक एपीआई बनाने वाली कंपनी की जो इकोनॉमिक्स होगी, दैट अगेन देयर विल बी सम कमोडिटी साइकिल्स अटैच टू इट. बट कभी कभी जेनेरिक एपीआई में भी, जैसे अगर आप डीवीज लेबोरेटरीज का एग्जांपल लेंगे, तो डीवीज लेबोरेटरीज का जेनेरिक एपीआई में भी बहुत बड़ा बिजनेस है. लगभग 50% सेल्स उनकी जेनेरिक एपीआई से आती है. एंड वहां पे भी वो कुछ मॉलिक्यूल्स लाइक नेप्रोक्सिन हो गया, अदर मॉलिक्यूल्स हो गए, वहां पे वर्ल्ड मार्केट लीडर्स हैं. पर वहां पे उनका मार्जिन फिर भी 25-30% से ऊपर बन रहा है, बिकॉज इतना लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया that you're able to sort of still maintain your margins even though the end product prices are falling. फिर APIs में न्यूलैंड लैब्स जैसे स्पेशलिटी APIs में जो इनका नीश API जो इनका डिवीजन है, न्यूलैंड लैब के केस में भी 3x एसिड टर्न रहते हैं APIs पे. कुछ API की जो प्राइसिंग है वो $10,000 to $15,000 पर किलो के आसपास की प्राइसिंग है. तो स्पेशलिटी APIs में एक एग्जाम्पल न्यूलैंड का है. बहुत और भी कंपनीज हैं जो बहुत हाईली प्राइस्ड APIs बेचते हैं. जैसे आल्ती फार्मा के भी केस में कुछ APIs हैं जो $5,000 to $6,000 पर किलो के आसपास के हैं. फिर इंटरमीडिएट्स में देयर आर कंपनीज लाइक न्यूलैंड जो API से पीछे की चीज है. अमी ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी है, SRF इंटरमीडिएट्स बनाती है फार्मा के. और ब्लू जेट हेल्थ केयर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंटरमीडिएट्स इन द वर्ल्ड है. कॉन्ट्रास्ट मीडिया API आपके एक्सरे के अंदर यूज होते हैं, इमेजिंग के अंदर यूज होते हैं. And it's a very consolidated market. There are 3 to 4 players in the world who are into this, and they are one of the largest manufacturer of those APIs, of those intermediates. Then there are formulation companies. Formulation companies या तो integrated हो सकती है. Integrated का मतलब कि ये companies API भी खुद बना रही है, intermediates भी खुद बना रही है, और आगे की जो दवा है that is tablet के फॉर्म में, oral steroid के फॉर्म में हो सकती है. जैसे अगर आप oral कोई दवाई लेके पानी पी रहे हैं तो that's in form of oral. देन लोसेंजिस के फॉर्म में हो सकती है, जैसे जो माउथ डिजॉल्विंग मेडिसिन होती है, स्ट्रिप्स होती है, अगर आप अपनी टंग पे रखेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगी, दैट इज इन अ लोसेंजिस फॉर्म. देन आपका इट कैन आल्सो बी इन अ फॉर्म ऑफ स्टेराइल इंजेक्टेबल. जैसे स्टेराइल इंजेक्टेबल में क्या आएगा, दैट यू हैव टू इंजेक्ट द मेडिसिन राइट इनसाइड योर ब्लड वेन. तो वो भी एक टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन हो सकता है, राइट. सो दीज आर फॉर्मुलेटर्स. जैसे लॉरस लैब्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो लॉरस लैब्स इज एन इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी. वो फॉर्मुलेशंस भी कर रहे हैं, API भी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट्स भी कर रहे हैं इन हाउस, राइट. सन फार्मा का एग्जांपल लेते हैं, तो इट्स अ फॉर्मुलेशन कंपनी विच इज इनटू US एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर डेवलप्ड मार्केट्स. वो दोनों मार्केट्स में. पर जैसे लिंकन फार्मा का एग्जांपल लेंगे, तो लिंकन फार्मा जैसी कंपनी ज्यादातर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाली मार्केट के अंदर है, राइट. एंड लिंकन फार्मा की अभी पहली कॉन कॉल भी हुई थी, किसी को सुननी है तो आप जाके और भी काम कर सकते हैं. देन कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज होगी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट में है, एंड अब US मार्केट के अंदर एक इंजेक्टेबल प्लांट लगा के एंटर कर रहे हैं. बट अगेन इट्स अ फॉर्मुलेशन कंपनी, इट्स अ जेनेरिक फॉर्मुलेशन कंपनी. ये कुछ पैटेंटेड नहीं कर रहे या कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहे, बट ये जेनेरिक कॉपी कैट ड्रग्स बना के बेच रहे हैं, जो इंडियन फार्मा बिजनेस का बिजनेस मॉडल है, राइट. देन फॉर्मुलेशन के अंदर भी देयर आर कंपनीज विच हैव अ बिजनेस मॉडल ऑफ फर्स्ट टू फाइल अपॉर्चुनिटीज, जहां पे पैरा 4 अपॉर्चुनिटीज होती है, जहां पे एक एक्सक्लूसिविटी मिलती है कि अगर एक कोई ड्रग ऑफ पेटेंट जा रहा है, तो एटलीस्ट अगर आप ड्रग के इनोवेटर के साथ कोई आप डील कर लेते हैं, तो एटलीस्ट फॉर अ एक्सक्लूसिव पीरियड ऑफ समटाइम्स बिटवीन 18 to 30 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली आप उस ड्रग को सेल कर सकते हैं एट अ हाई प्रॉफिटेबिलिटी. नैटको फार्मा का बिजनेस मॉडल ही फर्स्ट टू फाइल अपॉर्चुनिटीज या पैरा 4 अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बना हुआ है. जो सिमाग्लूटाइड एक ड्रग है, जो आपका वेट लॉस ड्रग का एक एग्जांपल है, जो आज वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रग है, उसका फर्स्ट टू फाइल अपॉर्चुनिटी US के अंदर नैटको फार्मा के पास है आज, विच माइट गेट लॉन्च एनीवेयर बिटवीन 2027-2028 टाइप्स. देन दीज आर आर फॉर्मुलेशन कंपनीज, वी अंडरस्टूड देम. फिर अपनी कंपनीज आती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज के अंदर है, या CDMO बिजनेसेस कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, या CRAM सर्विसेज कहते हैं, या CRDMO भी कहते हैं कुछ लोग इनको. तो यहाँ पे जो पेटेंटेड फार्मा के लिए करती है, जैसे आपकी इनोवेटर कंपनीज के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो जैसे आपका फाइजर है, और फाइजर ने ड्रग डिस्कवर कर लिया, उस पर $1-2 बिलियन लगा लिए, पर उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी US के अंदर, तो दे कैन आउटसोर्स दैट टू अ डीवीज लैब, they can outsource that to a Suven Pharma, they can outsource that to a Navin Fluorine, they might outsource that to a Syngene, they might outsource that to a Laurus Labs, or they might outsource that to a Neuland Labs. यहाँ पे छोटी कंपनीज भी हैं, जैसे श्री गणेश रेमेडीज लिमिटेड है, तो रिसेंटली CDMO बिजनेस एंटर कर दिया विद 3 मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट, तो रिमेनिंग टू बी सीन हाउ दे स्केल अप. अमी ऑर्गेनिक्स भी जैसे इंटरमीडिएट्स कर रही है, तो वो भी CDMO कर रहे हैं, दे आर वर्किंग विद फर्मियन एट द मोमेंट.
जेनेरिक सीडीएमओ के अंदर देयर आर कंपनीज लाइक ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस, विंडलास बायोटेक एंड हाइकल। हाइकल क्लेम वो पेटेंटेड भी करते हैं बट वो जेनेरिक भी करते हैं, राइट? तो उनके मार्जिन में इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं करता। बट सीडीएमओ माने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, एंड दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सीडीएमओज विच आर देयर। तो आज की इस फार्मास्यूटिकल की डिस्कशन में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्लेयर्स की बात करेंगे। एक एक करके हम सारे के सारे वैल्यू चेन प्लेयर्स को एनालाइज करने वाले हैं। फिर हम लोगों के पास न्यू केमिकल एंटिटी वाली कंपनीज हैं। अब देखिए फाइजर क्या करता है, फाइजर यूएस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर भी कुछ कंपनीज हैं जो नए नए मॉलिक्यूल्स, जो आज नॉवल मॉलिक्यूल्स हैं, जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनके लिए R&D करके ड्रग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वॉकहार्ट का एग्जांपल लेंगे तो वॉकहार्ट के बिजनेस मॉडल में WCK-522 इज अ बिग ऑप्शनैलिटी, बिकॉज वो एक जो आपकी एंटीबायोटिक्स में रेजिस्टेंस आ जाती है, तो they're trying to make drugs, or they're trying to innovate on drugs which will help to deal away with basically antibiotic की जो resistance आ जाती है, right? So I'll do a detailed business analysis of new chemical entity businesses. Orchid Pharma भी यहाँ पे एक आती है। Orchid Pharma is also doing really well. तो इनका अभी एक रिसेंटली ड्रग है, ई से नाम है उसका, मैं इस वीडियो में अभी भूल रहा हूँ उसका नाम, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कॉम्प्लेक्स है। तो उसका इन्होंने अभी लाइसेंसिंग डील सिप्ला के साथ टाई अप करा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर वो ड्रग धीरे धीरे करके लॉन्च हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आपका शिल्पा मेडिकेयर एल्ब्यूमिन करके एक ड्रग है जिसका फेज 1 अभी ट्रायल चल रहा है। देन आपका जो सुवेन लाइफ साइंसेस भी इसके अंदर है। फिर सन फार्मा एडवांस रिसर्च एंड क्लिनिकल करके एक कंपनी है, स्पार्क जिसका नाम है, वो भी न्यू केमिकल एंटिटीज में काम करती है। ग्लेनमार्क फार्मा का भी एक बिजनेस है, इक्नियोस करके, जो न्यू केमिकल एंटिटीज में काम कर रहे हैं। सन फार्मा का भी एक बिजनेस है जो न्यू केमिकल एंटिटीज में काम कर रहे हैं। लुपिन का भी एक बिजनेस है जो न्यू केमिकल एंटिटीज में काम कर रहे हैं। यहाँ तक डॉक्टर रेड्डीज का भी एक बिजनेस है जो न्यू केमिकल एंटिटीज में काम कर रहे हैं। बट दिस इज हाउ द वैल्यू चेन ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर लुक्स लाइक। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस बेटर पोस्ट दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडियो। आज की इस वैल्यू चेन एनालिसिस में और आज की इस इंडस्ट्री एनालिसिस में अपन लोग जो सीडीएमओ कंपनीज है उनका डिस्कशन करेंगे। एंड सीडीएमओ में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडीएमओज हैं। एक तो सीडीएमओ है जिनके कस्टमर आर बायोटेक या जो इमर्जिंग फार्मा कंपनीज है, जो वेंचर कैपिटल से फंडिंग लेके आई हैं, जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, जिनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग लैब्स नहीं है, तो इनसे आउटसोर्स कराती है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे न्यूलैंड लैब्स इज वन ऑफ दोस कंपनीज विच इज अ सीडीएमओ फोकस्ड ऑन बायोटेक्स। फिर एक कंपनी है जो बिग फार्मा कंपनीज है लाइक फाइजर, एबवी, इनके सबके साथ भी काम करती है, बट जो इमर्जिंग बायोटेक है इनके साथ भी काम करती है। This is an example of Piramal Pharma. Then there are companies which are purely working in big pharma, जैसे डीवीस हो गया, लॉरस हो गया, सुवेन फार्मा हो गया। फिर कंपनीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी चला रही हैं और सीडीएमओ बिजनेस भी कर रही हैं। माने सीआरओ बिजनेस क्या होता है कि आप जो डिस्कवरी प्रोसेस है ड्रग का, उसके अंदर आप हेल्प कर रहे हैं, तो वहां पे सिंजीन जैसा बिजनेस आता है जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। एंड नाउ दे हैव आल्सो एंटर्ड मैन्युफैक्चरिंग विच इज द सीडीएमओ बिजनेस। जेनेरिक के अंदर आज हाइकल और विंडलास का एग्जांपल है। हालांकि हाइकल क्लेम करते हैं दे आल्सो वर्क विद अ कपल ऑफ बिग फार्मा, बट मार्जिन्स और कुछ परसेंटेज ऑफ द बिजनेस अभी भी जो जेनेरिक फार्मा या जेनेरिक सीडीएमओ में हो सकता है। विंडलास भी यहाँ पे एक एग्जांपल है। एंड अदर्स के अंदर भी बहुत सारे सीडीएमओज हैं, जैसे जुबिलेंट फार्मो है जो सीआरडीएमओ बिजनेस है, जस्ट लाइक सिंजीन की कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी है। एंड देन आपका एक डिशविन कार्बोजेन है, एंड यहाँ पे सिनेक्सी जो एक ग्लैंड फार्मा ने रिसेंटली कंपनी एक्वायर करी है, वो भी इस बिजनेस के अंदर है। बट मोटा माटम सीडीएमओ बिजनेस की वैल्यू चेन ऐसी लगती है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, ईच एंड एवरी सीडीएमओ बिजनेस को एनालाइज करेंगे। जस्ट एट अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरा पर्पस ये है इस वीडियो का कि आप इस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन सीखें। एंड हो सकता है कि मैं एक दो बिजनेस के अंदर बायस्ड हूं, तो मेरा बाय और सेल रिकमेंडेशन देने का आपको बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट सेट ऑफ सीडीएमओज है जो बिग फार्मा फोकस्ड है एंड जो बेसिकली बायोटेक फोकस्ड है, इनका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इस बुल मार्केट की फ्रेंजी के अंदर काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एंड अप बीइंग स्टक इन नॉइज, या फिर आपके काफ़ी लोगों के पास एक एग्जिट सिस्टम नहीं होता। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न अबाउट योर ओन फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं। Secondly, it's your responsibility to learn about how to find fundamentally strong businesses या fundamental analysis को कैसे सीखें। Thirdly, आपको क्या सीखना चाहिए कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को हम कैसे निकालें।
फोर्थली यू शुड लर्न इंडिपेंडेंटली एंड अ सिस्टम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट्स, कि एग्जिट सिस्टम अगर आपको आ गया, वेदर इट्स बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस, रिवर्स जीसीएफ और वन विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच विल डिस्कस लेटर, तो आपको वो एक चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है एक बुल मार्केट के अंदर। फिफ्थली आपको ये सीखना है कि आप बिजनेसेस को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। एंड फाइनली यू नीड टू लर्न दैट हाउ टू लुक एट द लैंग्वेज ऑफ ईच एंड एवरी डिफरेंट सेक्टर। All these things are part of one SOIC membership, and in bull markets, it becomes extremely important to first learn and then focus on earning. So SOIC membership is designed in such a way कि आपको ये सारी 6 learnings की जो significance है पूरी membership के अंदर मिलेगी। एंड साथ साथ हमारा एक SOIC क्रैश कोर्स भी है जिसमें level 2 से लेके level 6 तक सब कुछ एक क्रैश कोर्स के अंदर अपलोडेड है। If you are interested in the SOIC membership, the link is there in the description below, and you can use the coupon code SOIC bull market for a 10% off, which is there for a limited period time. बिकॉज आज हम बुल मार्केट में, तो बुल मार्केट में अपने साथ लर्निंग करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ हम लोग अभी एक हैदराबाद के अंदर इवेंट कर रहे हैं विच विल बी डन ऑन 28th of July। एंड हैदराबाद के इवेंट में आई विल बी प्रेजेंटिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हेन डू वैल्यूएशंस मैटर। एंड मेरे साथ चार्टिस्ट विच इज हिमांशु इज ऑल्सो डूइंग अ सेशन विच इज प्योरली ऑन ऑल्टरनेटिव एंट्री पॉइंट्स की स्टॉक्स के अंदर एंट्री पॉइंट्स क्या होते हैं। So this event will be there on 28th of July, and this event will be done between 9 AM till 5 PM, which is the SOIC Investor Pulse event, which is for the first time being done in Hyderabad. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो इनोवेटर पैटेंटेड CDMO कंपनीज हैं, जो माने पहले तो हम एग्जांपल न्यूलैंड लैब्स का ले रहे हैं, जो लार्जली जो इमर्जिंग बायोटेक है उस कंपनी के लिए कंपनी काम करती है, उन कंपनीज के लिए तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है वहाँ पे। फिर इनके इसके अलावा एक API बिजनेस है जिसमें एक नीश API बिजनेस है और एक कमोडिटी API बिजनेस है जो जिसको हम GDS बिजनेस भी कहते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम इस कंपनी का एग्जांपल लेते हैं तो इस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट मिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। तो इस कंपनी का हमने एनालिसिस 2021 में करा था जब हमने प्रोडक्ट मिक्स चेंज की बात करी थी। यू कैन वॉच दैट एनालिसिस जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि हाउ टू स्पॉट दिस प्रोडक्ट मिक्स चेंजेस विच हैपन, राइट। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं सेगमेंट रेवेन्यू में, तो सेगमेंट रेवेन्यू में इस फाइनेंशियल ईयर में आपको दिखेगा न्यूलैंड लैब्स के केस में, अगेन दिस विल आल्सो ऐड टू द लाइक रिव्यू ऑफ दैट वीडियो, इज दैट कि इस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, जो हायर मार्जिन पार्ट ऑफ द बिजनेस है, उसका रेवेन्यू 37% से बढ़ के 49% हो गया। Whereas जो स्पेशलिटी APIs है, these are higher margin in nature, इनका रेवेन्यू बढ़ के 27% से 22% और इस साल एक्चुअली रिड्यूस हुआ है, 22% के आसपास है। बट ओवरऑल दिस हाई मार्जिन बिजनेस का 71% के आसपास का सेल्स में मिक्स है। एंड जो कमोडिटी या फिर जो लोअर मार्जिन बिजनेस है वो प्राइम API है जिसमें 24% रेवेन्यू था। तो माने आज ये बिजनेस 1/4 ही कमोडिटी बिजनेस रह गया। एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज is that कि इस बिजनेस के अंदर FY24 was a stellar year by any means, that the profitability grew like anything, and हो सकता है कि एक साल के लिए नॉन सस्टेनेबल हो। इसका रीजन देखते हैं। सो FY25 में ये कंपनी की जो रिसेंट एनुअल रिपोर्ट है, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट्स आई हैव रेड। तो आई विल डू एन एनुअल रिपोर्ट रीडिंग सेशन विद ऑल ऑफ यू। तो अगेन यहाँ पे कंपनी क्या कह रही है, that we have indicated in our investor calls based on business visibility available to us that FY25 is going to be a year of consolidation. Financial year 24 में कंपनी ने बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिए, बट FY24 में मैनेजमेंट क्या बता रही है कि ये साल हो सकता है जब थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन हो, क्योंकि जो इनका लाइक बेसिकली जो प्रोडक्ट मिक्स था वो बहुत ज्यादा फेवरेबल था, माने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाले बिजनेस से सेल ज्यादा थी। However, FY24 is going to be key in terms of setting in place actions which will drive our performance over the next 5 years. As an organization, we are constantly looking at the 7 to 10 decisions that will have the biggest impact on the business performance. Right? So, financial metrics में FY25 will be slow, but internally, I think over the medium to long term, इन्होंने बार-बार कॉन कॉल्स में reiterate करा है कि 20% के आसपास की ग्रोथ गाइडेंस रहनी चाहिए। बट FY25 एक स्लो डाउन का ईयर हो सकता है, तो न्यूलैंड के अंदर नियर टर्म में ये चीज हमें दिख रही है। बट यहाँ पे न्यूलैंड की क्रेडिट रेटिंग अगर पढ़ते हैं तो क्रेडिट रेटिंग में क्या बात हो रही है कि जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम नीश API है, जो इनका हाई मार्जिन बिजनेस है स्पेशलिटी API एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, it will continue to increase over the next 3 years, while that of prime API is expected to remain around 25%. तो क्रेडिट रेटिंग क्या बात कर रही है कि लगभग इनका जो हाई मार्जिन बिजनेस है दैट विल बिकम 3/4 ऑफ द बिजनेस वर्सेस बीइंग अर्लियर ये बिजनेस 1/4 होता था एक टाइम पे, आज वो 3/4 हो गया, माने 75% बिजनेस हाई मार्जिन जो प्रोडक्ट्स है उनसे आ रहे हैं, हाई मार्जिन प्रोडक्ट सेगमेंट से आ रहे हैं। अब यहाँ पे न्यूलैंड के अंदर एक चीज और है
अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तो न्यूलैंड लैब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का जो इस टाइम पे प्रोडक्ट पाइपलाइन है, जो इनके मॉलिक्यूल्स कमर्शलाइज हो सकते हैं, एक तो ऑलरेडी जो कमर्शलाइज्ड है दैट इज टेवा के साथ ड्यूट्राबेंजीन करके, फिर एक बेंजोइक एसिड है नेक्सलेट ऑयल के साथ, जो एस्पेरियन एक ब्रांड है उसके साथ है, एस्पेरियन एक बायोटेक फर्म है, लाइक देन जैनमोलिन है दैट इज विद करुणा थेरेप्यूटिक्स जो आज ब्रिस्टल मेयर स्क्विब ने अक्वायर करी है। फिर एक फोर्थ मॉलिक्यूल है विच इज अननोन एट द मोमेंट, बट ये जो बीएमएस करके कंपनी इनका कस्टमर है जिसने एक बहुत बड़ा एक ड्रग अक्वायर करा है फॉर स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीटमेंट, उसका 26 सितंबर को अप्रूवल है, राइट। अप्रूवल किससे? यूएस एफडीए से, क्योंकि अगेन जो इनोवेटर ड्रग्स होते हैं इनकी एक साइकिल ऑफ अप्रूवल आती है। तो सितंबर कुड बी वन ऑफ द गेम चेंजिंग मंथ्स फॉर न्यूलैंड। तो लेट्स सी इफ इट हैपेंस और नॉट, बिकॉज लेटेस्ट लाइक जो एफडीए टारगेट डेट है बीएमएस के ड्रग लॉन्च की, तो अगेन न्यूलैंड उसका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, बट जब तक वो रेगुलेटर अप्रूव नहीं करता तब तक न्यूलैंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। तो कार एक्सटी जो ड्रग है इसकी एक्सपेक्टेड सेल्स एज पर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स इज लाइक समवेयर क्लोज टू $3.6 बिलियन के आसपास या $3.1 बिलियन के आसपास। एंड न्यूलैंड यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। तो इट विल बी रिमेनिंग टू बी सीन कि क्या इनको सितंबर के अंदर इस ड्रग को ये मतलब अगर ये ड्रग अप्रूव होता है तो इट विल फर्दर बी एन इम्पेटस फॉर न्यूलैंड टू ग्रो, राइट। तो अगेन ये सीएमएस बिजनेस में है। अब एक चीज मैं आपको जो न्यूलैंड के अंदर और दिखाना चाहता हूँ, जो हम लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रिसिएशन कर सकते हैं, एंड इट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि जब आप कंपनीज को पढ़ते हैं तो आपको कैसे बिजनेसेस के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो जस्ट ओवर हियर। एंड यहाँ पे आपके साथ एक चीज अगर हम देखते हैं न्यूलैंड लैब्स के अंदर, तो पहली चीज तो आज 34.7 टाइम्स का मल्टीपल चल रहा है। न्यूलैंड के केस में अगर आप एक चीज अप्रिशिएट करेंगे विच इज वर्थ लुकिंग एट इज दैट कि इनकी जो बोरोइंग्स हैं तो इनकी लॉन्ग टर्म डेट आज ऑलमोस्ट 45 करोड़ रह गई है, शॉर्ट टर्म डेट भी 37 करोड़ है, टोटल डेट सिर्फ 95 करोड़ की रह गई है। वेयरएज अगर आप न्यूलैंड के केस में इनका कैश एंड इक्विवेलेंट कैश देखते हैं बैलेंस शीट पे तो आज 117 करोड़ का है। सो फ्रॉम अ हाई डेट और अ हाई लेवरेज्ड बैलेंस शीट इन 2013 211 करोड़ का डेट था एंड रिजर्व्स 100 करोड़ थे। तो आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि कंपनी की डेट टू इक्विटी क्या थी? डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज कंपनी हैज बिकम अ नेट कैश कंपनी, नेट डेट फ्री कंपनी। दिस इज हाउ बैलेंस शीट ट्रांसफॉर्मेशंस हैपन, दिस इज हाउ कंपनीज बिकम स्ट्रॉन्गर, राइट। कैश फ्लोज आर आल्सो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑफ द कंपनी, even though FY25 could be weak for the company which they've already called out, but FY26 के अंदर these triggers are coming जहाँ पे इनके मॉलिक्यूल्स का अप्रूवल आ सकता है। रिस्क पॉइंटर क्या है कि कोई अगर मॉलिक्यूल का अप्रूवल ना आया तो दैट कुड बी अ रिस्क पॉइंटर। अब हम न्यूलैंड के साथ साथ आगे चलते हैं एंड हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स डीवीएस लेबोरेटरीज। तो डीवीएस लेबोरेटरीज के अंदर हम एक चीज चेक करते हैं कि कंपनी की पहली चीज तो मेजर आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। तो डीवीएस लैब्स के केस में 50% रेवेन्यू इनका जेनेरिक एपीआई बिजनेस से आता है, जो कमोडिटी एपीआई होते हैं वहां पे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। 50% इनका बिजनेस आपका जो सीडीएमओ बिजनेस है उसमें से आ रहा है इस टाइम पे। तो डीवीएस के केस में करंटली अगर आप डीवीएस का कम्पिटिटिव एडवांटेज समझेंगे तो डीवीएस इज कंप्लीटली अ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी इन मोस्ट ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स and they try to minimize wastage which is on the basis of green principles. And what else the company does ki like the company hasn't been losing any market share, and company ने क्या करा है जो जेनेरिक बिजनेस है, जो माने कॉपी कैट बिजनेस है, वहां पे कंपनी ने ऑलमोस्ट अगर आप चेक करते हैं तो दिस विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल जो मैंने इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल से लिया है, राइट। तो डीवीएस का भी हमने बिजनेस एनालिसिस चैनल पे करा हुआ है, अगर आपको बिजनेस बहुत डिटेल में समझना तो आप समझ सकते हैं कि 1994 टू 1995 में एक नेप्रोक्सिन करके मॉलिक्यूल था विच यूज्ड टू सेल एट $100, राइट। इट डजंट मीन दैट डीवीएस वाज मेकिंग एन $80 प्रॉफिट, बट टुडे इट इज सेलिंग एट सब $40, राइट। तो द कंपनी केप्ट रीइन्वेंटिंग इटसेल्फ। तुम्हारे डीवीएस इस मॉलिक्यूल के अंदर अपना प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी मेंटेन कर पाया इवन दो द प्राइसिंग हैज फेल बाय 60%। एक्चुअली इन्फ्लेशन एडजस्टेड 80 to 90% फॉल होएगा प्राइस में, बट कंपनी ने क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर दे गए तो इसी प्रोडक्ट के अंदर कंपनी आज वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है एंड कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट लीडर्स इन नेप्रोक्सिन। तो डीवीएस में अभी क्या हो रहा है कि इनका जो काकीनाडा का केपेक्स है जो बहुत टाइम से डिलेड था, अभी वो वापस स्टार्ट हो गया। तो 1500 करोड़ का केपेक्स है जो ये 2 राउंड में कर रहे हैं, एक 700 करोड़ के उसमें और एक 800 करोड़ के बेसिकली सेकंड फेज के अंदर। एंड डीवीएस को भी एक 700 करोड़ का सीडीएमओ कंपनी से एक अप्रूवल मिला है, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो FY27 के अंदर लाइव होएगा। एंड डीवीएस हो गया, काफी सारी अलग कंपनीज होगी। तो अभी इस टाइम पे बात करिए कि सीडीएमओ बिजनेस में बहुत ज्यादा पाइपलाइन जो है इनोवेटर्स से
बहुत ज्यादा इंक्वायरीज बढ़ते जा रही हैं, क्योंकि जो बायो सिक्योर एक्ट आया है उससे हो सकता है कि चाइनीज सीडीएमओस पे एक बैन लग जाए. बट अगेन दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव. Proof is always seen in the numbers, whether it comes 10 years down the line or 15 years down the line. पर डीवीज का भी अगर हम फाइनेंशियल्स देखते हैं तो डीवीज के अंदर अगर हम देखेंगे तो आज 75 टाइम्स की पी मल्टीपल पे है. एंड अगेन स्टॉक तो अभी स्टेज 2 में है. आफ्टर यहाँ पे स्टेज 4 के बाद रिकवरी हुई तो जस्ट अभी स्टेज 2 में लग रहा है. एंड जो मार्जिन हैं फाइनली इस क्वार्टर के अंदर डीवीज के रिकवर हुए हैं वर्सेज द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स. फाइनली दिस हैज बीन अ क्वार्टर वेयर मार्जिन्स हैव रिकवर्ड. अज्यूमिंग कि ये इनका पैट रन रेट रहता है तो ऑलमोस्ट कंपनी 2100 करोड़ का पैट कर सकती है. जस्ट इसको अगर हम इंटू 4 कर देते हैं तो 2100 करोड़ के पैट रन रेट पे कंपनी आज नियरली 57 to 58 टाइम्स की पी रेशियो पे आज इस टाइम पे कंपनी है. राइट, क्या वो सस्ती है, क्या वो महंगी है, वो आपको एनालाइज करना है. पर लास्ट 2 to 3 ईयर्स में कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं आई बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड इनका एक वन ऑफ मॉलिक्यूल लेड ग्रोथ आ गई थी. राइट, सो दैट इज समथिंग दैट इज रिमेनिंग टू बी सीन. और 2019 से भी चेक करते हैं तो 2019 से भी लेके अभी तक इतना ज्यादा ईबिटा में ग्रोथ 1874 थ्रू 2210 करोड़ की है. राइट, इट रिमेन्स टू बी सीन कि वेदर द कंपनी विल बी एबल टू ग्रो टू जस्टिफाई देयर वैल्यूएशंस और नॉट, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट क्वार्टर आफ्टर मल्टीपल क्वार्टर्स ऑफ डी ग्रोथ और स्लो ग्रोथ. अगर आप चेक करेंगे आफ्टर नियरली 7 क्वार्टर्स. दिस इज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई डोंट ओन द स्टॉक, तो इसलिए मैं आपके साथ जैसी ब्रीफ वैल्यूएशन डिस्कशन कर रहा हूँ एंड डीवीज की लाइक कम्पिटिटिव एडवांटेजेस देख रहे हैं. फिर हम आगे आते हैं लॉरस लैब्स की तरफ. एंड लॉरस लैब्स के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो एक पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है देखनी है कि देखिए लॉरस लैब्स आज एक पेनफुल ट्रांजिशन की तरफ से जा रहा है. लॉरस लैब्स भी हमने 2020 के अंदर एनालाइज करा था, आई थिंक सितंबर या अगस्त के अंदर. राइट, तो आई थिंक सम पार्ट ऑफ द एनालिसिस लिंक टू सिंथेसिस बिजनेस वाज करेक्ट. सम पार्ट ऑफ द एनालिसिस जहाँ पे आई थिंक एज द फैक्ट्स इवॉल्व्ड कि सिंथेसिस जो इनका एआरवी बिजनेस है वहाँ पे प्राइसिंग इरोजन हो जाती है, तो वो एक एंटी थीसिस में कवर्ड था. बट दैट इज समथिंग विच आई ऑल्सो गॉट टू नो बेटर इन दिस पार्ट ऑफ द फार्मा साइकिल कि कितनी इरोजन हो सकती है प्राइसिंग की. तो लॉरस लैब्स में आज भी जो 50% ऑफ द बिजनेस है, चाहे वो फॉर्मुलेशंस का हो, चाहे वो एपीआई का हो, या टुगेदर पूरी बिजनेस कंपनी का हो, आज भी एआरवी एपीआई से आता है. और एआरवी एपीआई इज अ स्टैग्नेंट और अ डाइंग मार्केट. राइट, बट यहाँ पे प्राइसिंग कॉम्पिटिशन भी बहुत था जो पिछले 3 क्वार्टर से अभी स्टैग्नेंट हुआ है. तो लॉरस लैब्स में ट्रांजिशन क्या हो रहा है कि सीडीएमओ और जो बायो बिजनेस है, राइट, एंड फॉर्मुलेशन बिजनेस है, all these remaining businesses are other 50% of the revenues, but majority of the money spinner is CDMO business, which is today 18% of the revenue. Right, so it will mind you, see, these are businesses, these are not some games which are to be played. Businesses take 3, 4, 5 years to transition. Management would have also realized this, that कि ARV एक troublesome business है, वो cash cow दे रही है, and management ने बोला है कि after multiple years CDMO and bio will become 1/3 of the business. When this happens, my understanding is कि these transition takes 2, 3, 4 year period, right? तो लॉरस के अंदर इस टाइम पे ये ट्रांजिशन चल रहा है. बट लॉरस का जो सिंथेसिस बिजनेस है उसके अंदर इस टाइम पे कंपनी 70 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, एंड दे हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटीज फॉर सीडीएमओ बिजनेस इन द कंट्री राइट नाउ. बट अगेन जो लॉरस के अंदर अभी एक प्रॉब्लम जो चल रही है कि 50% ऑफ द सेल कम्स फ्रॉम ARV, बोथ फॉर्मुलेशन एंड APIs put together at the moment, right? बट हालांकि CDMO बिजनेस इस कंपनी का काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है. एंड मैनेजमेंट की जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस अगर हम देखते हैं कि CDMO business contributed to 20% of revenues in FY 2021. FY 23 was a big jump क्योंकि Paxlovid जो एक COVID-led molecule था उससे बहुत jump आई. But FY 24 is again 20%. But next couple of years के बाद they expect this business to become 1/3. Right? After couple of years, because आप ये समझिए कि business का strategy क्या था कि business common facility use कर रही थी for normal APIs also and CDMO also. कंपनी ने फर्स्ट टाइम तो CDMO के लिए सेपरेट केपेक्स करें, सेपरेट कैपेसिटीज लगाई है. तो लॉरस सिंथेसिस जो एक कंपनी है जो अलग से बनी है, वैसे बात तो बहुत क्लियर लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, कि शायद से कंपनी डीमर्ज होगी आफ्टर 3-4 इयर्स. बट कंपनी का कैपेसिटी इस फर्स्ट टाइम लगा है. तो फ्रॉम फर्स्ट कैपेसिटी टू जेस्टेशन टू रेवेन्यू जनरेशन CDMO बिजनेस में एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 years लगते हैं. So it is going through that phase, and currently 50% of the business is going through headwinds of pricing erosion or stagnant market, like markets are not growing, right? Now company अभी क्या बात कर रही है कि as a CDMO contribution will increase, the margins जो EBITDA margins है that will go beyond 20% for the company.
तो अभी नेगेटिव ऑपरेटिंग डीलेवरेज हो रही है क्योंकि फॉर्मुलेशन फैसिलिटी इनकी थोड़ी सी आइडल पड़ी हुई है. And ARV business में margins over the last 2-3 years have sort of contracted a bit, but again it is going through a painful transition at the moment, and that is where the beauty of investing is that some long-term investors will be invested. They'll sit through the entire transition. That's another beauty. Some people will be analyzing it. They'll see when the transition starts happening more ferociously, and some people will be analyzing other opportunities. As a standard disclaimer, I don't own the stock, but मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ कि लॉरेंस अभी इस टाइम पे पेनफुल ट्रांजिशन के थ्रू जा रहा है. इसके साथ साथ हम सेकंड पार्ट ऑफ द एनालिसिस, थर्ड पार्ट ऑफ द एनालिसिस में चलते हैं, जहाँ पे हम लोग जो जेनेरिक सीडीएमओ कंपनीज हैं और जो अदर टाइप ऑफ सीडीएमओ कंपनीज है उनका एनालिसिस करते हैं. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स जेनेरिक सीडीएमओज, एंड ये कंपनीज हैं जो कुछ पार्ट में इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जो फाइजर्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर जो इनोवेटर फार्मा के लिए भी करती है, एंड कुछ के लिए ये जो ड्रग्स ऑलरेडी ऑफ पेटेंट जा चुके हैं उनके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करती है. बट यहाँ पे पहले हम एक बिजनेस का क्यूरियस केस देखते हैं, एंड लेट्स सी इन द फ्यूचर इफ दे बेसिकली डिलीवर और नॉट. बट हम हिस्टोरिकल पास्ट ही देख रहे हैं. तो यहाँ पे हम हाइकल का एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो हाइकल की सेल्स FY20 से लेके अभी तक 1500 करोड़ से लेके 1785 करोड़ हुई है. Whereas इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 84 करोड़ से अभी तक 70 करोड़ आया है. तो फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर, this in last almost 5 financial years, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन सॉर्ट ऑफ स्टैग्नेंट. सेकेंड थिंग टू लुक एट इज कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 316, तो ऑलमोस्ट 500, 803, ऑलमोस्ट कंपनी ने 1010 करोड़ का केपेक्स करा है, जिसपे इंक्रीमेंटली कंपनी ने पीक पे FY23 तक 500 करोड़ की सेल्स जनरेट करी थी. एंड इस साल क्योंकि डाउन टर्न आया है तो ऑलमोस्ट 300 to 400 करोड़ की सेल्स जनरेट करी है. तो अनदर ट्रिविया क्वेश्चन दैट आई आस्क यू इज दैट ये जो इंक्रीमेंटल 1000 करोड़ का केपेक्स हुआ लास्ट 4 इयर्स में, तो अगर वो 1500 से आप FY23 तक 2023 भी पकड़ते हैं, तो इस कंपनी का फिक्स एसेट टर्न क्या हुआ इंक्रीमेंटली टिल FY24 या FY23 तक का आप ये क्वेश्चन लेके नीचे कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं कि इंक्रीमेंटल केपेक्स में कंपनी ने कितना फिक्स एसेट टर्न करा. फिक्स एसेट टर्न कंपनी का 2 टाइम्स से गिर के आज 1.6 टाइम्स आ गए. EBITDA मार्जिन 18-19% से घट के आज 15 to 13% के बीच में आ गए. राइट, सो अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम दैट कैन अराइज इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज ये थोड़ी सी एसेट हेवी इंडस्ट्री है. अगर मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही चले जाते हैं. तो हाइकल इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स. इट माइट रिकवर इन द फ्यूचर, बट करंटली जो पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के लगता है तो इस टाइम पे तो यही चल रहा है. तो इसलिए आपको अपने दिमाग में इस चीज को समझना पड़ेगा. सेकेंडली हम आते हैं कि जो जेनेरिक CDMOs हैं, बेसिकली विंडलास इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. एंड विंडलास बायोटेक API मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग करता है. ड्रग डेवलपमेंट और रिसर्च में भी CRO वैल्यू चेन के अंदर हेल्प करता है, बट मेनली जेनेरिक फॉर्मुलेशन के CDMO के अंदर है, which is 79 to 80% ऑफ देयर रेवेन्यूज. माने जो ड्रग्स ऑलरेडी ऑफ पेटेंट जा चुके हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो दवाइयां बिक रही हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी. राइट, तो 78% रेवेन्यू इस बिजनेस का FY23 में डोमेस्टिक CDMO से आ रहा था, एंड FY24 में 77% से आ रहा था. राइट, और ये कंपनी ट्रेड जेनेरिक्स भी करती है और एक्सपोर्ट्स भी करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, Q4 ऑफ FY24 में 75% ऑफ द रेवेन्यू CDMO बिजनेस से आ रहा था, 20% ट्रेड जेनेरिक्स से, और एक्सपोर्ट वॉज 5%. अगर अब हम यहाँ चेक करते हैं कि इनके न्यू कस्टमर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ CDMO कस्टमर्स कितने हैं इस कंपनी के, तो कंपनी के डोमेस्टिक CDMO या फिर जो जेनेरिक एग्री से जो जेनेरिक CDMO है, यहाँ पे 143 से लेके अभी 583 और कस्टमर्स हुए हैं कंपनी के. कंपनी ने रिसेंटली शेयर बायबैक भी करा है, तो कंपनी ने डेट भी बहुत पे ऑफ करी है पोस्ट IPO. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट एल्स द कंपनी इज वर्किंग ऑन इज ट्रेड जेनेरिक्स. तो जो ट्रेड जेनेरिक्स बिजनेस है, कंपनी उस पर भी काम कर रही है. माने जैसे अभी हमने बात करी थी कि आपके ये आपका ये जो कोई आपका जो कंपनी आइबुप्रोफिन बेच रही है क्रोसिन के नाम से, तो यू कैन एक्चुअली गो एंड डिमांड फॉर अ पैरासीटामोल और एन आइबुप्रोफिन. तो वो ट्रेड जेनेरिक है, बिना ब्रांड के आप ले सकते हैं. तो ट्रेड जेनेरिक में अभी ये कंपनी काम कर रही है थ्रू 996 स्टॉकेज एंड 29 स्टेट्स के अंदर अभी कंपनी. It is sold directly to the distributor and not marketed through the medical representative, and it also includes institutional sales. This part of the business has grown from 30 crores to 122 crores in last 4 years. And apart from that, इसमें कंपनी का जो
लाइक जो क्वालिटी है लाइक सिमिलर टू ब्रांडेड जेनेरिक क्वालिटी की दवाई है, बट इट इज सोल्ड एट अ लोअर प्राइस एंड इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम दैट इज जन औषधि योजना, जो अभी 8,000 स्टोर में गवर्नमेंट कर रही है, विच दे वांट टू टेक इट टू 26,000 स्टोर्स वर्ल्ड ओवर। ब्रांडेड जेनेरिक्स यूएस जैसी कंट्री के अंदर नहीं चलते, यूरोप में भी बहुत कम चलते हैं, इंडिया में इट्स अ इंडिया स्पेसिफिक फिनोमिना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी है, बिकॉज यहाँ पे हम ब्रांड्स में बिलीव करते हैं। बट रिसेंटली लुपिन ने भी एक सेपरेटली ट्रेड अपने ट्रेड जेनेरिक्स की वर्टिकल कार्व ऑफ करी है। दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस, दिस सेगमेंट शुड लाइक माइट ग्रो मल्टीफोल्ड्स गोइंग फॉरवर्ड, दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो इनकी सेल्स में भी दिख रहा है। वेदर दे विन और लूज दैट इज रिमेनिंग टू बी सीन एट द मोमेंट। जेनेरिक सीडीएमओ इस कंपनी का 288 करोड़ से 481 करोड़ के आसपास का हो गया। whereas जो बेसिकली जो इनका जेनेरिक फॉर्मुलेशन वाला सीडीएमओ है। एंड इसके अलावा कंपनी का जो मार्जिन प्रोफाइल है वो 12 to 13% के बीच में है, और कंपनी की जो करंट सेल है वो 680 करोड़ की है। बट कंपनी ने जो कैपेसिटी लगाई है, करंट सेल आई थिंक 640 to 650 करोड़ की है, पर कंपनी ने जो कैपेसिटी लगाई है इट कैन हेल्प देम टू अचीव सेल ऑफ 1,000 करोड़। FY25 के एंड में जो केपेक्स हो जाएगा उससे कंपनी अप टिल 1,000 करोड़ तक की सेल कर सकती है, राइट। एंड कंपनी की बैलेंस शीट भी कंपैरेटिवली एकदम डीलेवरेज्ड है, एंड ये लोग कोई गाइडेंस नहीं देते, विच इज ऑल्सो अनदर गुड पॉइंट अबाउट द कंपनी, कि कंपनी इस टाइम पे गाइडेंस नहीं देती। तो एक बार हम विंडलास बायोटेक है, इनके भी जो फाइनेंशियल्स है उनको एक बार देख लेते हैं। तो आज कंपनी 24 टाइम्स के मल्टीपल पे 24.6, ROC 18% ऑड के आसपास है। Whereas again post IPO the company started falling and then from there it has done well consistently stage 2 में, जैसे काफी सारे pharma stocks हैं। Sales wise the company has been growing the sales at mid teens to high teens over the last 5-6 quarters. Margins have stabilized between 12 to 13%. And company का जो debt है balance sheet पे, that has gone from 29 crores to now the company has a net cash balance sheet again. Investments 173 odd crores की है। I think if I'm not mistaken, company ने recently buyback of equity shares भी करा है, right? So company has also done buybacks actually, which is another interesting pointer on capital allocation. And the company is also expanding, and they have created a capacity to do 1,000 crore revenue in the business, जो आज 630 odd crores के आसपास है। FY25 के एंड में 1,000 करोड़ तक का रेवेन्यू कैपेसिटी ये जनरेट कर लेंगे, राइट। सो again not doesn't belong to a very innovative profile of business, but it is doing 12 odd percentage revenue, which has sort of been stable in last 2-3 years, and the company has been growing its sales in last 1 year, so like especially by almost 23%, and trade generic business भी काफी तेजी से grow कर रहा है, right? And company ने share buyback भी कर रहा है, तो it means that's a management which understands capital allocation. So something that you can study independently. तो ये तो हमने बात करी जो थोड़े जो जेनेरिक सीडीएमओ बिजनेसेस है। एक और मैं सीडीएमओ बिजनेस का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ये डिशमन कार्बोजेन है, और आज हम कुछ नया सीखेंगे फाइनेंस में। तो इस कंपनी में हमेशा वन ऑफ आते रहते हैं, कभी लॉस आ जाता है, कभी लॉस आ जाता है, कभी लॉस आ जाता है, कभी एकदम मार्जिन इवेपोरेट हो जाते हैं। तो लास्ट 3-4 ईयर्स से सेम स्टोरी चल रही है इस कंपनी में। एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने जो कवर्नेंट्स हैं उसमें एक ब्रेकेज हो गया। तो कवर्नेंट्स क्या होते हैं, जब भी आप डेट रेज करते हैं, राइट, तो आप पे एक कुछ कंडीशंस होती है कि आपका डेट टू इक्विटी इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, डेट टू एबिटा इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बट इस कंपनी ने रिसेंटली जो लेंडर्स के कवर्नेंट्स हैं बैंक्स के, तो वो इस टाइम पे इस कंपनी ने बेसिकली ब्रीच करे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पहला कवर्नेंट था, तो इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर यू, कवर्नेंट इज अ वर्ड दैट यू कैन लर्न, इज दैट नेट लेवरेज रेशियो, एंड सेकंड इज इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। तो बैंक्स ने स्पेसिफाई करा था कि 4x नेट लेवरेज रेशियो से आप ऊपर नहीं जा सकते, वेराज इनका नेट लेवरेज रेशियो 4.8x था, और इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो वाज स्पेसिफाइड एट 40%, बट इनका 33% था। सो अगेन द कंपनी हैज रिसेंटली लाइक कवर्नेंट्स कंपनी में ब्रीच हुए हैं, विच इज अगेन वन ऑफ द साइंस की financially businesses are like not well managed, but just again I'm not invested in this particular business, but last couple of years there has been so many one-offs. It's just a history of the business, so you have to analyze independently. That is only thing that I can say, right? तो इसके बाद हम जो भी रिमेनिंग सीडीएमओ बिजनेसेस हैं उनके ऊपर चलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट। तो हम लास्ट में क्या करते हैं, जितने भी डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ सीडीएमओ बिजनेसेस हैं या फार्मा कंपनीज हैं जो थोड़ा सीडीएमओ भी कर रही हैं, सारा उनका डिस्कशन करते हैं।
ताकि एटलीस्ट हमारा CDMO का वैल्यू चेन पूरा कवर हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं विच इज अ रिसेंटली लिस्टेड कंपनी बाय द नेम ऑफ ब्लू जेट हेल्थ केयर, जिसका नियरली 70 to 80% बिजनेस कॉन्ट्रास्ट मीडिया API से आते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट से आते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है। Basically, contrast media are agents used in medical imaging to enhance the visibility of body tissues under X-rays, CT scans, MRI और ultrasound. तो मेडिकल इमेजिंग के अंदर जो एजेंट्स यूज होते हैं उनको हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहते हैं। एंड इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर क्या है कि देयर आर स्ट्रिक्ट इंटरनल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट इम्प्योरिटी एंड फीचर प्रोफाइल, स्टिकीनेस ऑफ रिलेशनशिप, long-term supply contracts. A limited number of Indian players are supplying the contrast media intermediates, which are used to make contrast media APIs formulations for companies based in US and Europe. So, जैसे GE is one of the companies which is one of the market leaders, GE Healthcare, which is one of the largest customers for Blue Jet Healthcare. And I think for one of the products, they are supplying more than 75% of the intermediates currently. तो टॉप 4 प्लेयर्स कंबाइंड जो आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उस पर 73% मार्केट शेयर है उनका। एंड जो दूसरा पर्टिकुलर बेस्ड ऑफ लाइक कॉन्ट्रास्ट मीडियाज हैं, आप इस वर्ड को पढ़ सकते हैं, दैट इज अगेन वन ऑफ द केमिस्ट्री वर्ड्स। दिस इज 81% कंबाइंड टॉप 4 प्लेयर्स का मार्केट शेयर है इसमें। एंड जो जब हम बात करते हैं लाइक ऑफ ब्लू जेट हेल्थ केयर, तो ब्लू जेट हेल्थ केयर का 67 to 70% ऑफ द बिजनेस है दैट कम्स फ्रॉम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, वेयर टॉप 4 प्लेयर्स हैव 75% ग्लोबल मार्केट शेयर, and the company has nearly 4 to 25 years of relationship with 3 of the largest manufacturers. So last 20 to 25 years से they've been supplying them. एंड कंपनी ने रिसेंटली CDMO बिजनेस इंटरमीडिएट्स के अंदर भी एंटर करा है, जो इनका PI बिजनेस है, दैट इज फार्मा इंटरमीडिएट्स, which has grown to become 13.4% of the sales. This part of the business has grown at 30-40% CAGR. Contrast media intermediates 10% CAGR पे ग्रो कर रहे हैं। और हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स भी बनाते हैं, विच इज टेबल टॉप स्वीटनर एंड ओरल केयर प्रोडक्ट्स, और जो बेवरेजेस के अंदर स्वीटनर्स डलते हैं, दैट इज व्हाट इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। कॉन्ट्रास्ट मीडिया API में द कंपनी हैज ग्रोन एट 10% CAGR फॉर सम ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, जो आप यहाँ पे नेम्स पढ़ सकते हैं। द कंपनी इज मार्केट लीडर फॉर सप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, एंड 70% ऑफ द सेल्स आर बैक्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। देन इसके अलावा हम अगर ब्लू जेट हेल्थ केयर के फाइनेंशियल्स देखते हैं, जस्ट टू टेक अ ब्रीफ लुक, तो कंपनी का भी रिसेंटली 41 टाइम्स का मल्टीपल है। आई थिंक लिस्टेड स्पेस में थोड़ी और सस्ती फार्मा कंपनीज डेफिनेटली आज भी है, एंड रिसेंट IPO है, तो बेटर टू असेस देयर मोर फाइनेंशियल हिस्ट्री। एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई डू नॉट ओन द स्टॉक, बट स्टिल मार्जिन अगर कंपनी के देखते हैं तो द कंपनी इज मेकिंग अबव 30% मार्जिन, विच जस्ट शोज अस दैट देयर इज समथिंग दैट द बिजनेस इज डूइंग यूनिकली वर्सेज द पीयर्स। एंड ROC कंपनी का अबव 30% के आसपास चल रहा है, राइट। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी प्रमोटर पास 86% स्टेक है, बिकॉज IPO के जस्ट बाद का पीरियड है, whereas even I think domestic institutions में only ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostic Fund था, and FIIs में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है। तो ऑलमोस्ट कॉर्नर्ड फ्लोट है इस टाइम पे अभी स्टॉक की, whereas कंपनी का जो सेल्स है they have sort of grown again at a rate of 5-10% types. So how do they do going forward will be remaining to be seen, because ग्रोथ रेट्स कैसे आते हैं वो देखना जरूरी है, इवन दो बिजनेस एक एंट्री बैरियर वाले स्पेस में है। देन हम और कंपनीज का बात करते हैं जो थोड़ा CDMO स्पेस है, इन सब के अंदर लिस्टेड है। तो जैसे रेडियो फार्मा में एक कंपनी लिस्टेड है। अब एक इंडियन कंपनी, अब अगर आप रेडियो फार्मा का एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो व्हाट इज रेडियो फार्मा? Basically, radiopharmaceuticals are used to diagnose and to treat life-threatening diseases such as cancer, cardiac disorders, and neurological disorders. There are 3 types of procedures: PET imaging, therapeutics, and SPECT imaging. And like radiopharmaceuticals का business क्या है? तो यहाँ पे जब हम जुबिलेंट फार्मोवा की बात करते हैं तो इनका नियरली 48% ऑफ द सेल्स कम्स फ्रॉम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। एलर्जी इम्यूनोथेरेपी से 10% ऑफ सेल्स आ रहे हैं, CDMO से 19% ऑफ सेल्स है, CRDMO जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है वहां से 14% ऑफ सेल्स है, जेनेरिक से 9% ऑफ सेल्स है। तो इनका CDMO जो स्टेराइल इंजेक्टेबल्स है, जो इंजेक्टेबल वाला है, मतलब जो लाइक उसके अंदर इनका ऑलमोस्ट 19% ऑफ सेल्स आता है। बट यहाँ पे रेडियो फार्मा बिजनेस इज समथिंग वेयर दे हैव अ लॉट ऑफ एंट्री बैरियर्स इन, बिकॉज बहुत लाइक फर्स्टली हाई केपेक्स रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के लिए, फिर लाइक
अगेन टाइम सेंसिटिव लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट है, बिकॉज रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डिके हो जाते हैं एक्सपोनेंशियली, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंटैक्ट होनी चाहिए. फिर एक्सटेंसिव लाइसेंस फ्रेमवर्क है इस बिजनेस के अंदर, और फिर उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करी है रेडियो फार्मेसीज में टू गेन मार्केट शेयर, राइट. तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड है. तो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम कंपनीज हैं जिसमें लाइक कार्डिनल हेल्थ हैज सर्विंग 4100 हॉस्पिटल्स इन यूएस, whereas Jubilant Radio Pharma is serving 1800 hospitals in US, and number of radio pharmacies in US, Jubilant Pharma is serving 46 of them. यहाँ पे अगर हम इनके रेडियो फार्मेसी बिजनेस के मार्जिन्स देखते हैं, तो मार्जिन्स एक्चुअली करेंटली डू नॉट रिफ्लेक्ट द एंट्री बैरियर्स ऑफ द बिजनेस बिकॉज ऑफ हाई जेस्टेशन पीरियड एंड लॉट ऑफ लाइक मतलब क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा एसेट हेवीनेस भी इन्वॉल्व है, तो करेंटली मार्जिन्स आर बेयरली 2% ऑन एन ईबिटा लेवल. बट इनका जो दूसरा बिजनेस है एलर्जी इम्यूनोथेरेपी का, तो जहाँ पे आई थिंक ये डिफरेंट लाइक आई थिंक जो वेनम होता है जैसे बी का वेनम या कुछ और जो चीज़ है उसके अंदर काम करते हैं यहाँ पे. अगेन इट्स अ नीश बिजनेस. यहाँ पे द कंपनी इज मेकिंग 38 to 40% ऑड ईबिटा मार्जिन्स. whereas जो इनका थर्ड बिजनेस है दैट इज ऑफ CDMO स्टेराइल इंजेक्टेबल्स, तो यहाँ पे ये 18 to 20% का ईबिटा मार्जिन कर रहे हैं लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स के अंदर. एंड फाइनली जो इनका CRDMO बिजनेस है, यहाँ पे कंपनी का ईबिटा मार्जिन ड्रग डिस्कवरी सर्विसेज में 19% है, API के अंदर 12% है, whereas CRDMO सेगमेंट के अंदर 16% का ईबिटा मार्जिन है. एंड दिस इज अ यूनिक बिजनेस ऑल्सो, बट रिमेनिंग टू बी सीन कि हाउ डू दे स्केल अप. तो किसी बिग फार्मा के साथ तो रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे भी टाइप अभी करा ही है. आई थिंक 2 बिग फार्मा कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिले हैं इस बिजनेस के अंदर. बट यहाँ पे एक बारी हम जुबिलेंट फार्मोवा के एक बारी फाइनेंशियल्स अगर हम देख लेते हैं और रिमेनिंग जो भी हमारे CDMO कंपनीज है उनका डिस्कशन कर लेते हैं बिफोर वी जस्ट गो टुवर्ड्स द बेसिकली योर कंक्लूजन. तो अभी रिसेंटली इस क्वार्टर के अंदर द कंपनी की जो सेल्स हैं दे हैव ग्रोन बाय 9%, बट EBITDA margins have improved from 11% to 15%. And recently एक horizontal line formation हो रही है and volumes are really high. Again entry of smart money apparently. But long term chart देखते हैं business का, तो it has been like more of a cyclical stock. Reason being because return on equity single digit है. तो over a period of time even though businesses के अंदर 2-3 business अच्छे हैं और बाकी 2-3 business खराब है, एक generic वाला business तो बहुत ही खराब है, losses में. तो इस चक्कर में इट इज गुड मनी एंड बैड मनी विच इज क्लब्ड, एंड दिस इज व्हाई द मार्केट्स डोंट गिव वैल्यूएशंस. इफ दे आर डूइंग अ डीमर्जर और सम रीस्ट्रक्चरिंग दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड, राइट. तो ये तो हमने समझा जुबिलेंट फार्मोवा में. एक और जो इंटरमीडिएट कम CDMO कंपनी लिस्टेड है श्री गणेश रेमेडीज. अभी इस कंपनी को 3 CDMO कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं. छोटी कंपनी है 1000 करोड़ के आसपास की, राइट. थोड़े टाइम से आई थिंक कब से 2017 से लिस्टेड है. And what is unique about the company? The margins have been really high over the last 5 to 6 years. So that is what stands out. It's a small cap company, less information, but one of the unique things which appeals is the margins में इतना volatility नहीं है. Margins have been more stable versus the peers. But yes, we have to study independently कि इस business में क्या चल रहा है. ऐसे businesses में आपको AGMs attend करनी चाहिए. And इस business में one of the triggers is कि company ने अपना जो capex है 19 करोड़ का fixed asset base 81 करोड़ का करा है लास्ट 3 years में. एंड कंपनी ने नियरली 96 करोड़ का केपेक्स करा है लास्ट 3 years में. और इतना कंपनी का कैश फ्लो में 3 times कैश फ्लो केपेक्स करा है कंपनी ने, एंड कंपनी ने डेट लेके केपेक्स करा है. सो रिमेनिंग टू बी सीन हाउ द कंपनी स्केल्स अप, बट इट इज ऑल्सो अ कंपनी जिसमें 3 CDMO कॉन्ट्रैक्ट्स अभी रिसेंटली मिले हैं. और फिर फाइनली अमी ऑर्गेनिक्स है जिसका हमने ऑलरेडी आपके लिए एनालिसिस करके पहले डाला था. बट अगेन वैल्यूएशन वाइज 90 times मल्टीपल पे, समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड. अगर किसी को समझ आते तो आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं. फिर पीरामल फार्मा भी है, पर पीरामल फार्मा में भी सिमिलर इशू क्या है इस टाइम पे कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज लाइक 0 to 1%. एंड आई वॉज लुकिंग एट सम ब्रोकरेज एस्टिमेट्स, इवन 2 years out द रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी 5 to 6%. तो इवन द प्रॉफिट्स विल ग्रो एक्सपोनेंशियली फ्रॉम हियर, बट अगर ROE like 5-6% रहता है, so generally it means that the business has very heavy like asset leverage, very heavy asset wise. तो asset turns काफी low होंगे. जैसे यहाँ पे देखते हैं 8,000 करोड़ की फिक्स एसेट्स है, तो कंपनी का सेल 8,000 करोड़ का है, तो 1x एसेट टर्न है. एंड वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ व्हाट हैपेंस इज दैट ऑपरेटिंग मार्जिन 15% है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर ज्यादा नहीं होगा, तो इस वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5% के आसपास है. इवन तो इसके अंदर भी CDMO बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, राइट. सो दिस इज विद पीरामल फार्मा.
एंड एक फाइनली हमारा आरती फार्मा भी है, बट आरती फार्मा को हम APIs के एनालिसिस के अंदर ले जाएंगे। होपफुली इससे हमने ऑलमोस्ट सारे CDMOs का एनालिसिस कर दिया। अब हम टुवर्ड्स सेक्टर के वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं, एंड फाइनली हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। फॉर्मुलेशंस की वीडियो, API की वीडियो और इनोवेटर फार्मा की वीडियो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर करेंगे। तो पहले तो हम जो निफ्टी फार्मा इंडेक्स है इसके टेक्निकल्स देखते हैं, टेक्निकल्स के साथ साथ रेशियो चार्ट्स देखेंगे, एंड रेशियो चार्ट्स के साथ साथ वैल्यूएशंस देखेंगे। तो पहले जब हम निफ्टी फार्मा इंडेक्स का डिस्कशन करते हैं, तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स इस टाइम पे अगर आप देखते हैं तो एक्चुअली में इट हैज सॉर्ट ऑफ हिट एन ऑल टाइम हाई। तो इट हैज बीन अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट ऑल्सो, आई थिंक आफ्टर आई थिंक 2021 के बाद यहाँ पे हुआ 2023 के अंदर, एंड इट हैज कॉम्प्रिहेंसिवली क्रॉस द 2021 हाई। तो जब कोविड का टाइम था तब इंडेक्स ने काफी अच्छा करा, उसके बाद से अब हाई क्रॉस करा है, एंड रिसेंटली एक वापस लाइक बेस फॉर्मेशन थी, एंड जो बेस फॉर्मेशन है उसको तोड़ के इंडेक्स वापस गया है। तो इट इज करेंटली इन द ब्लू स्काई जोन जब हम निफ्टी फार्मा इंडेक्स की बात करते हैं। फिर हम यहाँ पे एक और चीज का डिस्कशन करते हैं। तो करेंटली इंडेक्स तो स्ट्रांग लग रहा है, इसके साथ साथ हम देखते हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ निफ्टी, तो इसको हम रेशियो चार्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी फार्मा 2015 से लेके 2019 तक अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को। उसके बाद बीच में कोविड वाला फेज आया व्हेन निफ्टी फार्मा बेसिकली स्टार्ट डूइंग वेल। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक फिर वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई 2020 सितंबर से लेके 22 मई तक, 23 तक। फिर मई 2023 से लेके अभी तक एक रिवर्सल आया है, एंड करंटली एक साइडवेज ट्रेंड में रेशियो चार्ट ऑफ निफ्टी फार्मा, राइट। बट इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि कंपनी की अर्निंग्स मोमेंटम अभी काफी सॉलिड है, बॉटम्स अप लॉट ऑफ इन लॉट ऑफ फार्मा नेम्स। एंड जब हम फॉर्मुलेशन वाली वीडियो करेंगे, एंड जब हम और भी फार्मा नेम्स देखेंगे डोमेस्टिक फार्मा में, तो आपको दिखेगा कि काफी सारी कंपनीज 15 to 20% प्लस ग्रोथ की बात कर रही हैं। अब हम स्टॉक स्कैन्स में आके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंडेक्स लगा के देखा है कि जो भी निफ्टी फार्मा कंपनीज है उनका क्या प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल चल रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे हम वैल्यूएशन पे देख रहे हैं, फिर हम ग्रोथ पे भी देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ रेट्स क्या चल रही है। So just over here, StockScans is a tool which is built by SOIC for you to sort of to make the entire process of like scanning stocks simpler for you. So just in the market sectoral scans के tool में, तो अगर आप revenue growth देखते हैं यहाँ पे along with like the PAT growth of these companies, तो यहाँ पे जैसे अगर हम सन फार्मा का देखते हैं तो 10% like ट्रेडिंग 12 मंथ पे 10% रेवेन्यू ग्रोथ है। सिप्ला की 13% है, जाइडस की 11% है, डॉक्टर रेड्डीज की 13.5 है, टोरेंट की 11 है। देन इसके अलावा अगर मैनकाइंड फार्मा की देखते हैं तो 18% है, जैसे मैनकाइंड फार्मा डोमेस्टिक फार्मा के अंदर है। औरोबिंदो फार्मा की ऑलमोस्ट 17% रेवेन्यू ग्रोथ आई है। एल्केम लैब्स की नियरली 10% के आसपास है। Whereas Gland Pharma has had a reversal in fortunes, 56% revenue growth trailing 12 month पे। Syngene का 10% है, Syngene has been a slow grower. Ajanta Pharma has also grown at 12%. JB Chemical has also been growing at 10% for a very long period of time now. Laurus का degrowth in revenues है, whereas Natco Pharma में 47% growth in revenues है। तो Natco Pharma जो formulation वाला पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके जा रहे हैं। Suven Pharma में degrowth है बिकॉज CDMO में डीस्टॉकिंग चल रही है इनके। पिरामल फार्मा में भी 15% ग्रोथ थी, कॉनकॉर्ड बायोटेक में भी ग्रोथ थी। बट मोर देन दैट एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम ग्रोथ अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज इफ यू जस्ट लुक एट द वैल्यूएशन मल्टीपल्स, तो वैल्यूएशन मल्टीपल्स में कुछ कंपनीज आज भी बिलो 40 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स में, कुछ कंपनीज 15.8 पे है, जैसे नैटको फार्मा आपको देखिएगा 15.8 पे इस टाइम पे। देन इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे जुबिलेंट फार्मोवा का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो जुबिलेंट फार्मोवा में भी Q4 के अंदर Q1 में काफी बड़ा टर्न अराउंड आया है। न्यूलैंड आफ्टर द रन अप आल्सो इज एट 34.7 टाइम्स, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज इज एट 22 टाइम्स करेंटली। एंड इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सनोफी इंडिया का भी अभी डी मर्जर हुआ है, तो इट इज सेपरेटली बीन लिस्टेड, राइट। तो अब यहाँ पे कंपनीज जाके देख सकते हैं स्टॉक स्कैन्स के अंदर, एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज भी दीज कंपनीज यू कैन चेक कि कौन सी कंपनी हैज बीन डूइंग बेटर वर्सेस निफ्टी 500। लास्ट 1 वीक का भी चेक कर सकते हैं, लास्ट 3 मंथ्स का भी चेक कर सकते हैं कि विच एवर कंपनी इज बेसिकली डूइंग बेटर देन द इंडेक्स। जैसे ग्लैक्सोस्मिथ हैज बीन शोइंग अ लॉट ऑफ हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ। सिमिलरली लुपिन हैज बीन शोइंग हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी 500। Then apart from that, if you look at an example, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ग्लेनमार्क फार्मा has been showing a lot of relative outperformance versus Nifty 500, जो हम फॉर्मुलेशन की वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों चल रहा है यहाँ पे। देन फाइनली अगर हम फार्मा सेक्टर को आगे अगर मार्जिन में देखते हैं
विच विल मेक इट इवन फर्दर क्लियरर फॉर यू। तो कमोडिटी एपीआईज में जैसे IOLCP का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे मैं आपके लिए मार्क करके देता हूँ कि कमोडिटी एपीआईज क्या है, CDMO में क्या चल रहा है। तो IOLCP अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी एपीआईज की अपनी एक सिक्लिकल साइकिल रहती है कि कुछ साल मार्जिन बिलो नॉर्मल चले जाते हैं, कुछ साल अबव नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कोविड ईयर के अंदर था। बट जनरली बिटवीन 10 to 12% ये मार्जिन रहते हैं। तो आई शेयर दिस शीट विद यू, एंड इस शीट के अंदर मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ कि एक एवरेज वाला फिल्टर लगा के दे रहा हूँ आपको मैं। एवरेज वाले फिल्टर के अंदर बेसिकली क्या है कि लाइक व्हाट यू कैन डू कि एवरेज ऑन एन एवरेज इन कंपनी के मार्जिन इस टाइम पे कहाँ चल रहे हैं। जैसे ग्रैन्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं, तो ग्रैन्यूल्स के लंबे समय में 20% के मार्जिन है, जो आज 19% के आसपास है। न्यूरल लैब्स में प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो गया तो मार्जिन एक्सपैंड हो गए। सिमिलरली सन फार्मा में मार्जिन काफी कंसिस्टेंटली अबव 25% चल रहे हैं लास्ट 4 years के अंदर। सो समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग इन द कंपनी। मार्क्सन्स फार्मा भी है जैसे अभी 21% मार्जिन कर रही है, which is much higher than what they've done on an average, and they're guiding for operating leverage in the business. So you should go and study independently what is happening over there. तो ये शीट मैं आपके साथ एवरेज मार्जिन लगा के शेयर कर दूंगा। बट डेफिनेटली इस टाइम पे जो निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है, इट जस्ट सीम्स की रेशियो चार्ट्स में इट हैज गॉटन स्ट्रॉन्गर ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन के ऊपर है, जैसे हमने यहाँ निफ्टी फार्मा इंडेक्स में रेशियो चार्ट्स में देखा एज अ परसेंटेज ऑफ निफ्टी। एंड निफ्टी फार्मा इंडेक्स को जब हम देखते हैं तो इस टाइम पे ब्लू स्काई जोन के अंदर चल रहा है। तो लॉट ऑफ स्ट्रॉन्गर नेम्स इन द मार्केट्स इज देयर फ्रॉम फार्मास्यूटिकल सेक्टर। आज तो हमने CDMO सेक्टर का एनालिसिस करा, इसके बाद हम फॉर्मुलेशन कंपनीज, डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज एंड जो रिमेनिंग फार्मा कंपनीज है उनका एनालिसिस करेंगे। देन वील गो एंड एनालाइज द हॉस्पिटल सेक्टर। इसके साथ साथ हम वीडियो के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ ये डिस्कशन करना चाहूंगा कि आपने क्या क्या सीखा। तो पहली चीज आपने सीखी कि फार्मा इंडस्ट्री में वैल्यू चेन क्या है, कि एक की स्टार्टिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर है, इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर है, फिर उसे API बनता है और API से फॉर्मुलेशन बनती है, और फॉर्मुलेशन में भी एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनीज है एंड डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज है। फिर हमने देखा फार्मा इंडस्ट्री के अंदर की कुछ क्रैम्स एंड CDMO प्लेयर्स भी है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फाइनली हमने उसके साथ साथ सीखा कि इस इंडस्ट्री के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर फाइनली एक इनोवेटर प्लेयर्स भी आ गए इंडिया के अंदर, जो बेसिकली न्यू केमिकल एंटिटीज पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ हमने फाइनली टुवर्ड्स द एंड देखा कि यहाँ पे IT कंपनीज भी ऐसी लिस्ट हुई है विच आर प्योरली फोकस्ड टुवर्ड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। होपफुली इस इंडस्ट्री एनालिसिस से एंड डिफरेंट प्लेयर्स के एनालिसिस से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, बिकॉज पर्पस ऑफ दीज वीडियोज इज टू डिलीवर यू विद नॉलेज एंड नॉट टू गिव यू एनी फॉर्म ऑफ स्टॉक रिकमेंडेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आपकी जो की लर्निंग्स है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। जय हिंद।